मैदान पर आयोजित इस सभा में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे इस पीलीभीत लोकसभा के प्रत्याशी और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और बहुत ही स्पष्ट सीधी सपाट बात करने वाले, जिनको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और माननीय प्रधानमंत्री आप सबके बीच में सेवा के लिए भेजा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संजीव प्रताप सिंह, प्रभारी मंत्री श्री बलदेव सिंह भगत जी और आप सबके विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मेरे बहुत पुराने साथी भाई संजय सिंह गंगवार जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय राकेश प्रसाद जी, श्री रजनीकांत महेश्वरी जी, लोकसभा के संयोजक जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, आदरणीय दीपक कुमार अग्रवाल जी, स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक बरखेड़ा, श्री निशांत प्रताप सिंह, चेयरमैन गुड़िया, धीरेन्द्र मिश्रा जी, विवेकान भारती जी, कमलेश गंगवार जी, अजय गोयल जी, कपिल अग्रवाल जी, किशन लाल राजपूत जी, हमारे पुराने साथी और पूर्व विधायक, देवराज वर्मा जी, पूर्व मंत्री, मंच पर आसीन श्री बलविंदर सिंह दिल्लू जी, डॉक्टर दिवाकर जी, योगेश बड़गोती जी, विजय भाटिया जी, कपिल अग्रवाल जी और खटीमा से मेरे साथ इस सभा में आए हुए हमारे बहुत वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह रावत जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री उत्तम दत्ता जी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री रमेश चंद्र जोशी रामू भैया एवं मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हमारे खंडी मझोला, पीलीभीत और आसपास के क्षेत्रों से हमारे आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बच्चों और मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार, छायाकार, सभी हमारे प्रतिनिधि, मैं सबसे पहले तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और बहुत शॉर्ट नोटिस में ये कार्यक्रम में आप सबके बीच में आना हुआ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए और काफी दिनों बाद मैं भी वैसे तो मझोला मेरे लिए एक ऐसा स्थान है कि हर बार मुझे यहाँ से घाट हाटी जाना हो या सरपुरा जाना हो, बग्गा चौवर जाना हो या मझोला गांव जाना हो, अनेकों बार मुझे लगता है कि कई सैकड़ों बार यहाँ से मेरा जाना हुआ होगा। ऐसा लगता नहीं है कि खटीमा और मझोला कोई अलग अलग है। और काफी लंबे समय बाद जनसभा में आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब आए, आप सबने जतिन जी को समर्थन देने के लिए आपने मेरा और हम सबका जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मोदी जी अभी 2 दिन पहले ऋषिकेश आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि कहीं भी आप जाओगे तो मेरी राम राम सबको कहना। तो मैं मोदी जी की भी आपको राम राम और आपको प्रणाम कहता। बोलिए जोर से राम राम। भाइयों बहनों, आज आप सबको पता है जितिन जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। और जतिन जी को जो भी एक वोट मिलेगा वो वोट सीधे सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा। श्री जितेंद्र प्रसाद जी हमारे योगी जी के मंत्रिमंडल में पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने सुना है, वैसे तो मेरी आपसे 2-3 दफा मुलाकात हुई है, बहुत ही सहज है, सरल है, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत कड़क और खुद सड़कों का निरीक्षण करने जाते हैं और सड़क की क्वालिटी खराब निकल जाए
तो ये तत्काल एक्शन लेते हैं, 1 मिनट की भी देरी नहीं करते, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते हैं। ऐसे ईमानदार और कड़क निर्णय लेने वाले वो जब आप अपना सांसद चुन लेंगे, सांसद बनाकर भारत की संसद में भेज देंगे, तो आपको मुद्दों की पूरी प्रखरता के साथ लोकसभा में रखेंगे और क्षेत्र का विकास कैसे होता है ये भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में जो काम निकट भविष्य में होने हैं उन सबको आप प्रमुखता से पूरा करेंगे, प्रमुखता से आगे बढ़ेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक एक वोट 19 अप्रैल को आपने कमल के फूल पे देना है, क्योंकि कमल पर दिया गया एक एक वोट सीधे सीधे आदरणीय मोदी जी को जाएगा, सीधे सीधे मोदी जी को ताकत मिलेगी। ये वोट पूरे इस लोकसभा क्षेत्र, पूरे पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र को, पूरे मझौला क्षेत्र को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए जाएगा। ये वोट भारत के जन जन के कल्याण को सुरक्षित करने का वोट होगा। ये वोट भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का वोट होगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज नई बुलंदियों को छू रहा है। भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। भारत एक विकसित आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का एक हब बन गया है। आज देश में प्रत्येक दिन 38 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, हर साल 7 से अधिक हवाई अड्डे बन रहे हैं। आज देश में एम्स, IIT और IIM का निर्माण हो रहा है और एक एम्स आप लोगों के लिए, ये मझौला वालों के लिए, पीलीभीत वालों के लिए, इस क्षेत्र के आसपास मटीमा क्षेत्र के लोगों के लिए कहाँ बन रहा है आप सबको पता है? यही इच्छा में बन रहा है, बगल और मोदी जी के कारण से बन रहा है। भाई अब इसमें तो जोर से ताली बजा दीजिए आप लोग, अच्छी बात बोल रहे थे। क्या बात है, क्या गुरुदेव जी आपने बताया नहीं क्या भाई? ये देखिए कितना कम प्रचार हुआ है, लोगों को लाइन लगानी पड़ी। यहीं पर बगल में 1 घंटा लगेगा और बिजली मझौला रोड आपने बना दिए, थोड़ा हम आगे के लिए काम आपने हमारे लिए छोड़ दिया है। उधर कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर, 12 हो गया, 12 रह गए। आप सबको याद होगा कि एक बार बिजली मझौला रोड बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा था हमको शुरुआत में, लेकिन मैं जनन जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बिना कहे यहाँ उसको 4 लेन कर दिया। इस पर ताली बजाइए। तो भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की शुरुआत करके देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की क्रांति लाने का कार्य किया गया है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में नंबर 1 का हो गया, दुनिया में नंबर 1 हो गया भाइयों बहनों। आज अमेरिका के, यूरोप के लोग हैरानी जताते हैं कि भारत में एक छोटी सी सब्जी की दुकान वाला, एक ठेले वाला, रेहड़ी वाला, छोटा काम करने वाला भी यूपीआई के जरिए पैसे का लेन देन कर रहा है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी हर गरीब के लिए, हर जरूरतमंद के लिए काम कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं जिसको वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। किसान समृद्धि योजना हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं, गरीब कल्याण योजना। आज ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। आप सबको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एक तो पूरे देश के अंदर सबसे पहले जो उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक पारित हुआ है, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अब आने वाले समय में भारत भाजपा के संकल्प पत्र में उसका संकल्प लिया गया है कि पूरे भारत में आगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे लागू होगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई गई हो या सीएए का कानून लाया गया हो। मैं आप ही की लोकसभा क्षेत्र में अभी गबिया क्षेत्र में गया था, जहां पर बड़ी संख्या में हमारे बंगाल से, पूर्वी बांग्लादेश से आए, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भाई है, बंगाली भाई है। अब सीएए का कानून लागू होने के बाद आपकी जो वोटर संख्या है संजीव कितनी बढ़ जाएगी? 55,000 अभी है
और 55,000 और बढ़ने वाले, यानी कि 1,10,000 हमारे बंगाली भाई यहाँ के जो है भारत के सदस्य हो जाएंगे, भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। जो आज पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में दोयम दर्जे का जीवन जी रहे थे, वहां उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, अत्याचार का शिकार हो रहे थे, उन सबको नागरिकता देने का काम हुआ। देश में अब भारत की सेना मजबूत हुई है, सीमाएं सुरक्षित हुई। कोई दुश्मन अगर अब हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो भारत की सेना उसी की धरती पर जाकर, सीमा पार जाकर उनको खदेड़ने का और निस्तानाबूद करने का काम करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है भाइयों बहनों, गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। और तो और अभी जतिन जी बोल रहे थे कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया उनको वोट नहीं देना चाहिए, जिन्होंने तुष्टीकरण का काम किया उनको वोट नहीं देना चाहिए। आप सब जानते हैं इतने दिनों तक भगवान राम टेंट के अंदर किसके कारण रहे? इनकी नीतियों के कारण रहे, जिनकी सरकारें रहे। आप भगवान राम को टेंट से महल के अंदर ले जाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, इस बार का रामनवमी का पर्व भगवान अपना जन्म दिवस टेंट से हटकर अब कहां मनाने वाले हैं? महल में मनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और 2 साल पहले जो आपने सरकार बनाई, आपने इस क्षेत्र से श्री संजय गंभीर जी को भारी बहुमत से यहाँ से लेकर भेजा। आज उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास की नई उड़ान भर रहा है। अभी मैं देख रहा था इन्वेस्टरों के लिए ग्लोबल हब बनता जा रहा है और जो यहाँ माफिया राज हुआ करता था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है योगी जी के शासनकाल में किस तरह से माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, एक समय था जब सपा की बसपा की सरकारें होती थी, उनके संरक्षण में किस प्रकार से अपराधी पलते थे, किस तरह से माफिया राज हुआ करता था, किस प्रकार से वसूली गैंग हावी हुआ करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आने के बाद ये सब बंद हो गया है। इसी तरह भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में बहुत सारे निर्णय लिए हैं। आपने देखा होगा लैंड जिहाद जो चलता था, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने जो अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया, 4,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। नकल माफियाओं को पूरी तरह से जेल में भेजने का काम किया गया है। प्रदेश के अंदर दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण का कानून बनाया है। इसी से ये मनिला से लगा हुआ जितना क्षेत्र है, यहाँ पर धर्मांतरण का काम बहुत साजिश के तहत, बहुत एक तरह से षड्यंत्र होता था। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही थी। हमने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार का काम किसी कीमत पर नहीं होगा। हम भाइयों बहनों प्रदेश की शांति में खलल डालने वाले उन पर नकेल दासने का काम कर रहे हैं। इतने कड़े निर्णय अगर कोई ले सकता है, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ले सकती है। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां मोदी जी आप देश को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं सपा बसपा कांग्रेस ये जितने भी गठबंधन करने वाले हैं, ये कांग्रेस फिर से देश को 2014 से पहले वाले जो इनके भ्रष्टाचार की खाई थी, उस भ्रष्टाचार की खाई में धकेलने का प्रयास कर रही है। ये नेता, ये पार्टियां आज हाथ लगाकर बैठी हैं, कैसे भी करके उनको सत्ता मिल जाए, कैसे भी करके उनको जनता का समर्थन मिल जाए और फिर से 2014 से पहले जो उनका भ्रष्टाचार का खेल चलता था वो खेल फिर से शुरू हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, ये मंसूबा आपका कामयाब नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता इनकी सच्चाई भली भांति जान चुकी है। अपनी हार को देखते हुए आज सारे जितने भ्रष्टाचारी ये गठबंधन के लोग हैं, इन्होंने एक गठबंधन बना लिया है, वो भी ठगबंधन बनकर रह गया है। उसमें भी हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं दूल्हा बन जाऊं, हर एक दल चाहता है मैं दूल्हा बनूं, यानी कि बारात निकले और मैं दूल्हा बन जाऊं। लेकिन कोई भी उसमें से बाराती बनने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, ये ठीक वैसे ही है कि भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का गारा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, बिखरा हुआ गठबंधन है। भाइयों बहनों, अब इस देश के लोग इस गठबंधन के झांसे में नहीं आने वाले। भाइयों बहनों, इस ठगबंधन में शामिल पार्टियों ने हमेशा गरीबों को और अधिक गरीब बनाने का काम किया है, ताकि वो गरीबों और पिछड़ों को केवल अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकें। पिछले 10 सालों में
मोदी जी ने ये करके दिखा दिया कि कोई भी काम असंभव नहीं है। गरीबों का कल्याण करना है कोई मुश्किल काम नहीं है। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने अपनी योजनाओं के जरिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। इसलिए आज पूरा देश मोदी जी को अपना परिवार मानता है। और जब सपा और कांग्रेस के पास इस चुनाव के बाद जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा, 19 तारीख को आप सब मतदान करेंगे, तो इनके पास केवल एक ही मुद्दा बचेगा कि ईवीएम का नाम ही रटने लगेगा भाई कि ईवीएम खराब हो गई है, ईवीएम में धोखा दे दिया या ईवीएम में गलत हो गया। लेकिन ईवीएम से भी इनकी दाल नहीं गलेगी। तो ये लोग आजकल आप देख रहे होंगे हर समय कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है। अरे आश्चर्य की बात है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम, लोकतंत्र की हत्या का काम किसने किया था? ये देश के अंदर 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया था, वो लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं भाई बहनों। अभी मैं अपनी रक्षा मंत्री जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस इंटरव्यू में उनको आपातकाल में जेल डाला गया और जेल में जब उनकी माताश्री का देहांत हो गया, उसमें उनको शरीक होने तक की, उसमें सम्मिलित होने तक का, अंतिम संस्कार में जाने तक की भी अनुमति इन्होंने प्रदान नहीं करी। जेल से पैरोल भी नहीं दी गई भाई बहनों। वो अपनी मां को अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए। अगर कांग्रेस भूल गई हो कि याद कर ले, इसे कहते हैं तानाशाही, इसे कहते हैं लोकतंत्र का गला घोटना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। कांग्रेस ने भारत के संविधान को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपने पार्टी को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए फैसले लिए हैं। भाइयों बहनों, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया हो, उनको तो राम की कृपा भी नहीं हो सकती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जिसने, मैं जानता हूं, इस मझोला से, खटीमा से, पीलीभीत से, आसपास के क्षेत्रों से कार सेवकों ने अयोध्या जाकर किस प्रकार से राम मंदिर बनाने में अपना योगदान दिया था, उस संघर्ष में शामिल हुए थे। और उस बड़े आंदोलन को कुचलने का काम, राम भक्तों पर गोली चलाने का काम, उनके सीने को छलनी करने का काम किसने किया था? इन लोगों ने ही किया था भाई बहन। समाजवादी पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी। सनातन को गाली देने वाले लोग, सनातन धर्म और संस्कृति को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। तुष्टीकरण और सनातन विरोध की राजनीति करने वाली ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनको जड़ से समाप्त करने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, आज पूरा देश भाजपा और आदरणीय मोदी जी के नाम की लहर है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड में गया हूँ, मैं देश के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ। मैंने देखा है इस बार कोई प्रश्न नहीं है कि किसी और की सरकार बनने वाली है। आप किसी से पूछेंगे कि भाई अब सरकार किसकी बनने वाली है, तो हर एक व्यक्ति के मुंह से निकलेगा कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, पीलीभीत में मैं आज पूरे दिन से प्रातःकाल से मैं पीलीभीत लोकसभा में हूँ और पिछले 4 दिनों से मैं खटीमा आकर रात्रि को मैं रोज खटीमा आता हूँ। यहाँ से अनेकों लोग मुझे मिलते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई पीलीभीत में कैसा चल रहा है, तो बोले पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि कितने मतों से जीतेगी। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा कि 3 लाख से इस पर चर्चा हो रही है। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है देश की जनता 400 पार के नारे को साकार करने के लिए वोटिंग की तारीख है जो है उसका इंतजार कर रही है। आप 19 तारीख को पहले मतदान करके फिर जलपान करेंगे और भारी संख्या में कमल पर वोट देकर हमारे मित्र श्री जतिन प्रसाद जी को भारी बहुमत से विजय बनाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। तो भाइयों बहनों, एक बार हम सब मिलकर एक बार घोष करें जोर से। मैं कहूँगा अब की बार आप कहेंगे 400 पार, अब की बार, अब की बार।